लेकिन बात बनी नहीं। तब उन्होंने अपना गाली देने वाला जो तरीका है वो मोदी से हटा करके ईवीएम पर ले गए हैं। अब आधा चुनाव ईवीएम को गाली देने में निकाल देंगे। आखिर मैं इनके हाथ में क्या लगेगा भैया? इतनी गालियां, इतने आरोप, इतनी झूठी बातें, अब ईवीएम को भी नहीं छोड़ रहे। इनके हाथ क्या लगेगा? इनके हाथ लगेगा 0 बटा सन्नाटा। भाइयों और बहनों, सपा और बसपा वाले मेरी जाति का सर्टिफिकेट बांटने में जुटे हैं और कांग्रेस के नामदार मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को ही गाली देने में लगे हैं। इनकी राजनीति का यही सार है। ये जात पात पंथ संप्रदाय उससे आगे सोच ही नहीं सकते। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात इनके पल्ले नहीं पड़ती है। और अगर ये यही करते रहेंगे तो उनकी दुकानों को अलीगढ़ का ताला लगना पक्का है। लेकिन भाई और बहनों, जमीन से पूरी तरह कट चुके लोग इस बार अपने ही खेल में फंस गए हैं। इनको पता ही नहीं चला कि 21वीं सदी का वोटर, 21वीं सदी का मतदाता, ये नौजवान जिसके जिंदगी के सपने सारे अधूरे हैं, जो ख्वाब लेके चला है, ख्वाहिश लेके बड़ा है और खपने के लिए तैयार है। 21वीं सदी में जो पैदा हुआ, पूरी 21वीं सदी उसके सामने पड़ी है। वो क्या चाहता है ये न नेताओं को समझ आ रहा है, न पॉलिटिकल पंडितों को समझ आ रहा है। भाइयों बहनों, ये जाति के समीकरण बिठाते रहे और हमारे युवा बेटा बेटी विकास की राजनीति के साथ आज खड़े हो गए हैं। मैं मेरे सामने देख रहा हूं 80% नौजवान है, 80%। और मुझे बताया गया, मैंने कहीं रिपोर्ट में भी पढ़ा, मुझे पढ़कर के खुशी हुई। मुझे बताया गया कि आमतौर पर जो सरकारी मशीनरी होती है वो चुनाव में ये करो, ये ना करो, ढिकना करो, फलाना ना करो, इसी में लगी रहती है। मुझे बताया गया कि हां, जिले के जो चुनाव के अधिकारी हैं वे 100% वोटिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहूंगा कि जो बात मैंने सुनी अगर वो सही है तो इलेक्शन कमीशन ने ये किस प्रकार से जन जागृति कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, राजनीति से परे होकर के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसे मेहनत करने वाले अफसरों की तरफ देखना चाहिए। और उसमें से पूरे देश में इस चुनाव नहीं,
तो आगे वाले चुनाव में ये क्या तरीका अपनाते हैं, कैसे लोगों को मोबिलाइज किया, ये सारी बातें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं जो मैंने सुना है वो अगर सही है तो, क्योंकि मुझे इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे नौजवान नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण कर रहा है। इसकी वजह है कि उस पर अतीत का बोझ नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ भविष्य के सपने हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, मैं ये सबसे बात करना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो दल की नहीं कर रहा हूं, देश की कर रहा हूं। आपको मंजूर है? आप सब हाथ ऊपर करके बताएं तो बताऊं मैं, वरना कभी कभी क्या होता है कि लगता है जरा चुनाव का इधर उधर कर दे तो मजा आता है, लेकिन मैं कुछ मूलभूत बात बताने का मेरा आज आपके बीच आया हूं, बुंदेलखंड की इस धरती पे आया हूं, तो मेरा मन करता है जिस धरती पे रानी झांसी को हमेशा याद किया जाता है, उस धरती पर दल से उठ पड़ के देश की बात होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मन करता है मैं आपसे देश की बात करूं। साथियों, आप मुझे बताइए, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के बलिदानी भगत सिंह, क्या किसी को मालूम है किस जाति के थे? सुखदेव किस जाति के थे? राजगुरु कौन जाति के थे? चंद्रशेखर आजाद कौन जाति के थे? रानी लक्ष्मीबाई कौन जाति की थी? नेताजी सुभाष बोस कौन जाति थे? भाइयों बहनों, एक भी महापुरुष अपनी जाति से नहीं जाना जाता है। आप मुझे बताइए, ये दांडी यात्रा 1930 में हिंदुस्तान की आजादी का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। क्या कभी किसी ने हिसाब लगाया कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ चलने वालों में इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे? क्या कभी किसी ने सुना है क्या? सुना है क्या? हर कोई भारतवासी था कि नहीं था? अंडमान निकोबार में काला पानी सजा काटने के लिए हमारे छोटी छोटी काल कोठरियों में देश के भारत मां के वीर सपूतों को बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। क्या कभी किसी ने सोचा कि काला पानी की सजा भुगत करके मां आजादी की जंजीरों को तोड़ने की तपस्या करने वाले उन वीरों में कौन किस जाति में पैदा हुआ था? क्या कभी किसी ने चर्चा की? भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन में कौन जाति थी, कौन जाति नहीं थी, किस जाति के नेता के साथ कौन था, ये न कभी किसी ने चर्चा की, न ही किसी को पता था। सभी ने एक ही बात कही, भारतीय होकर, एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और भारत को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्त किया। किया कि नहीं किया? आजाद हुआ कि नहीं हुआ? सबने अपने आप को भारतीय कहा कि नहीं कहा? हर एक के दिल में मां भारती थी कि नहीं थी? भाइयों बहनों, उस दौर में सब आजादी के दीवाने थे, सब स्वराज के लिए लड़ रहे थे। अब आज भी आजादी के 70 साल के बाद, और जब हम आजादी के 75 साल मनाने वाले हैं, ये चुनाव आजादी के 75 साल के पहले का
आखिरी चुनाव है। आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, तब एक और पड़ाव पर हम आए हैं। जितनी उत्कंठा, जितनी बेचैनी, जितनी छटपटाहट आजादी पाने के लिए थी, आज वही मिजाज विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। जाति के बंधनों को तोड़कर देश ने एक बार फिर स्वराज जैसे हासिल किया था, वैसे फिर जाति बंधनों को तोड़कर सुराज्य हासिल करेगा। आजादी ने स्वराज्य दिया, ये जागरूकता सुराज्य देने वाली है। लेकिन भाइयों और बहनों, नए भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में आपको ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से सतर्क रहना है जो वापस देश को पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। याद रखिए, आजादी के इतने वर्षों बाद जाति बिरादरी के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन प्यार क्या हुआ? सत्ता में आते ही बदले की कार्रवाई शुरू हो जाती थी। राजनीति की इस मॉडल ने सिर्फ व्यक्ति में ही भेद नहीं किया, क्षेत्रों के आधार पर भी भेदभाव किया। बुंदेलखंड के इस पूरे क्षेत्र को अभाव में रखने का पाप भी इसी सोच के कारण हुआ है। साथियों, 2014 में आपने भेदभाव की इस व्यवस्था को तोड़ा और इस चौकीदार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाई। तभी सबका साथ, सबका विकास संभव हो पा रहा है। भाइयों और बहनों, आज जो गांव-गांव सड़कें बन रही है, वहां हर जाति, हर पंथ का साथी जाता है। गांव-गांव घर बिजली पहुंच रही है, वो हर जाति पंथ के लोगों को मिल रही है। गैस का सिलेंडर हर जाति, हर पंथ के गरीब परिवार को मिल रहा है। अपना पक्का घर हर जाति, हर पंथ के गरीब परिवार को दिया जा रहा है। हर वर्ष 5 लाख रुपए इलाज के लिए हर जाति पंथ के गरीब परिवार को तय है। साथियों, आपने वो दिन भी देखे हैं जब जमीन कब्जा गिरोह खुले आम घूमा करते थे। हर खाली प्लॉट पर इनकी नजर रहती थी। गरीब कमजोर की जमीन को ये जबरदस्ती छीन लेते थे। चाहे गुंडे हो, चाहे भूमाफिया हो, योगी जी की सरकार इनसे पूरी सख्ती से निपट रही है। आपका ये चौकीदार, हमारी सरकार हमेशा आपकी दिक्कतों को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करने का प्रयास कर रही है। भाइयों और बहनों, यहां की मेरी बहनों का पानी के लिए संघर्ष, आप सभी की पीड़ा को मैं महसूस करता हूं। मैं खुद इस तरह के अनुभवों के साथ जिया हूं। मैंने बड़ी नजदीकी से इस दर्द को देखा है। उस चुनौती को भी आपके इस चौकीदार ने स्वीकार किया है। जिस तरह बहनों को धुएं से मुक्ति दी, शौचालय से अपमान और पीड़ा से मुक्ति दी, उसी तरह अब बारी पानी की है। साथियों, 1 महीने के बाद 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। चुनाव के परिणाम आएंगे शाम तक। साथियों,
23 मई को जब फिर एक बार आप मोदी सरकार बनाएंगे, तब पानी के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। बीते 5 वर्ष गांव-गांव बिजली पहुंचाने के लिए थे। आने वाले 5 वर्ष पानी पहुंचाने के लिए जी जान से जुटेंगे। हमने संकल्प लिया है कि पानी के लिए अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। नदियां हो, समंदर हो, वर्षा का पानी हो, जितना भी संसाधन है, सब जगह से तकनीक का उपयोग करके जरूरतमंद क्षेत्रों में जल पहुंचाया जाएगा। भाई और बहनों, बुंदेलखंड में जो नदियां हैं, उन्हें भी नई धारा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथियों, कुछ महीने पहले ही जब मैं झांसी आया था, तब 9,000 करोड़ रुपए की एक पेयजल का योजना का शिलान्यास भी किया था। जब ये पाइपलाइन परियोजना हो जाएगी, तब बुंदेलखंड के लगभग हर जिले को लाभ मिलेगा। साथियों, पानी आएगा तो खेतों की प्यास भी बुझेगी। ये दुर्भाग्य है कि पुरानी सरकारें सिर्फ स्वार्थ की राजनीति में जुटी रही, जबकि सिंचाई परियोजनाओं को लटकाती रही। आपको हैरानी होगी, सपा बसपा के सहयोग से चली कांग्रेस सरकार ने देश भर में सैकड़ों सिंचाई परियोजनाओं को लटका करके रखा था। दशकों से वो किसी न किसी कारण लटकी थी। ऐसी लटकी भटकी 99 बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया और इनमें से अधिकतर पूरी होने की कगार पे है। यहां बाणसागर सिंचाई परियोजना भी दशकों से लटकी हुई थी। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल किया और पिछले वर्ष ही इसको राष्ट्र को समर्पित किया। आज इलाहाबाद, मिर्जापुर सहित अनेक जिलों की करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि तक बाणसागर नहर से पानी पहुंच रहा है। आप मुझे बताइए साथियों, जो आपकी दिक्कतों को नहीं समझते, जो पानी की सिंचाई की योजनाओं को लटकाते हैं, क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे? पक्का सजा देंगे? भाई और बहनों, जनहित के लिए बड़े काम तभी होते हैं जब समर्पण भाव से काम किया जाता है। जब सत्ता भोग के बजाय सेवा भाव से काम होता है, तब ऐसे काम आते हैं। यही कारण है कि आजादी के इतिहास में किसानों के लिए पहली बार सीधी मदद की स्कीम भी मोदी सरकार ने बनाई है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसके तहत हर वर्ष देश के करीब 12 करोड़ छोटे से सीमांत किसानों को बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं। यूपी में
1 करोड़ से अधिक किसानों को पहली किस्त खाते में पहुंच चुकी है। जिनको अभी रुपये नहीं पहुंचे हैं वो भी मोदी पे भरोसा करें, ये पैसे भी पहुंच जाएंगे। साथियों, ये पैसे आपकी सहायता के लिए हैं, ये पैसे आपके हैं।